सो फ्रेंड्स, मार्केट तो काफ़ी वॉलेटाइल है, लेकिन इस मार्केट वॉलेटाइल में हमें क्या करना चाहिए, चलिए आज उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। और शनिवार की सुबह, वेलकम एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और आज हम लोग एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करेंगे जो सभी के पास है, और वो है बैंकिंग सेक्टर। क्या लग रहा है यहाँ से बैंकिंग सेक्टर का, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है। क्योंकि आज मार्केट के बारे में बात नहीं करेंगे, वो तो हम लोग पूरे वीक में कर ही रहे, लेकिन पूरा ये सेक्टर में थोड़ा ड्रिल डाउन करते कि क्या लग रहा है। और आपके कुछ क्वेश्चन एंड आंसर भी लेंगे। आपके कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, और मैं थोड़े क्वेश्चन जो पेंडिंग है वो मैं ले लूँगा आज। तो चलिए, बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा है। एचडीएफसी बैंक नीचे जा रहा है, ओवरऑल बैंक्स भी काफ़ी नीचे जा रहे हैं। बीच में ऐसा लग रहा था कि चलो ऊपर आ रहा है, लेकिन वापस एक अच्छा खासा डाउन टर्न देख रहे हैं हम लोग बैंक्स में। तो क्या लग रहा है बैंक में, बैंक की अगर हम लोग बात करें तो भाई इंटरेस्ट रेट तो कट नहीं हो रहा है। फेब्रुआरी में देखेंगे कट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी ऑन हायर साइड है, काफ़ी हाई है। तो फेब्रुआरी तक अगर नीचे आते हैं तो शायद फेब्रुआरी में नए आरबीआई गवर्नर जो आए हमारे, वो शायद कट करेंगे। लेट्स सी वो कट करेंगे कि या नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, अगर कट करते हैं तो वो बैंक के लिए अच्छा है, ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छा है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन हाई होता है तो वो नहीं करेंगे। अब जब हम लोग बैंक की बात करते हैं गाइस, पहले हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में दो डिवीजन है। आपको जैसे पता है कि एक है पब्लिक सेक्टर बैंक और एक है प्राइवेट बैंक। ओवर द इयर्स हमेशा प्राइवेट बैंक्स ने आउट परफॉर्म किया है, लेकिन पिछले 5 साल में या 4 साल में अगर आप देखो तो पब्लिक सेक्टर ने आउट परफॉर्मेंस दी है। ओके, तो थोड़ा ये समझते कि पब्लिक सेक्टर ने क्यों आउट परफॉर्मेंस दी है प्राइवेट बैंक से, और आगे जाके कौन सी बैंक चलेगी, प्राइवेट चलेगी या पब्लिक चलेगी, और किस तरह से चलेगी, क्या लग रहा है आगे जाके कितना ग्रोथ होगा यहाँ से। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ तो जिससे आप लोगों को पता चले। सो टॉकिंग अबाउट बैंक्स, और बैंक्स में एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है गाइस कि ये बैंकिंग इतना बड़ा सेक्टर है ना, एट द एंड ऑफ द डे हमें काफ़ी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है इसमें। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो जब हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो ये एक चार्ट देखते हैं कि 5 साल में किस तरह का परफॉर्मेंस रहा, या 3 साल का भी देख सकते हैं। तो 3 साल में अगर आप देखो तो वहाँ से अगर हम लोग बात करें तो किसने आउट परफॉर्मेंस किया, होप आपको ये दिख रहा होगा यहाँ। तो आप देखो कि एसबीआई ओवरऑल जो परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा दिया है वो इंडियन ओवरसीज बैंक ने दिया है, कैनरा बैंक ने दिया है ना, ऑलमोस्ट 140-150% रिटर्न। इवन बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिया है। एसबीआई ने भी ऑलमोस्ट 54% रिटर्न दिया है, जबकि कोटक महिंद्रा बैंक ने नेगेटिव दिया है। ओके, और आईसीआईसीआई बैंक ने अच्छा 62 दिया है। बाकी जो बेसिकली यहाँ अगर आप देखोगे ना तो पब्लिक सेक्टर बैंक ने आउट परफॉर्म किया है पिछले 3 साल में। तो उसके रीज़न क्या है, क्यों पब्लिक सेक्टर बैंक ने आउट परफॉर्मेंस की है, उस बारे में भी थोड़ा देखते हैं हम लोग। तो कुछ कुछ हमें मेन डेटा देखने पड़ेंगे, और वो मेन डेटा अगर हम लोग देखेंगे तो अगर आप हम लोग पहले बात करते हैं एनपीएस की। एनपीएस आपको पता है कि वन ऑफ द मेन रीज़न क्यों मार्केट, सॉरी, बैंक्स परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा जो आता है वो एनपीएस आता है। तो अगर हम लोग 2018 की बात करें तो 2018 में अगर आप बोले, ये देखो, ये बहुत ही बेहतरीन चार्ट है जिससे पता है कि इंडियन ओवरसीज बैंक के एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी जो आपका आपने किसी को पैसे दिए और वो पैसे वापस नहीं है, इंडियन ओवरसीज बैंक का ऑलमोस्ट 15% था। पीएनबी का 11% था, कैनरा बैंक 7.5, एसबीआई 5.7, बैंक ऑफ बड़ौदा 5.49। यानी ऊपर के जो मैंने पांच ऑलमोस्ट पब्लिक सेक्टर लिए, जो हाईएस्ट एनपीए थे वो सभी पब्लिक सेक्टर बैंक है। जबकि अगर आप देखो आईसीआईसीआई बैंक का 4.7, एक्सिस 3.4, कोटक महिंद्रा बैंक 0.9, एचडीएफसी बैंक 0.4। यानी जब इंडियन ओवरसीज बैंक 15-15% के एनपीए होते थे, तब एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक 0.4-0.9 में चले थे। किस तरह का उन्होंने एसेट मैनेजमेंट कंट्रोल किया था, एनपीएस कंट्रोल किया था ओवरऑल, और ओवर द इयर्स इसलिए ये मल्टी बैगर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, अगर हम लोग 2018 की बात करें तो हम लोग ये 5 साल या 6 साल की बात करें, धीरे धीरे इन पब्लिक सेक्टर बैंक के एनपीएस डाउन आते गए। और आज अगर देखो तो वही इंडियन ओवरसीज बैंक जो है, जो 15% का एनपीए था, वो आज है 0.47। किस तरह का एनपीए नीचे आया। कैनरा बैंक जो भी 6-7%, 0.9 आ गया, बैंक ऑफ बड़ौदा 0.6 आ गया,
SBI 0.5, जबकि HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक वही 0.4 के आसपास चल रहे हैं। अभी यहाँ क्या हुआ, क्योंकि 6 साल में आपका एनपीए इतना डाउन हुआ, तो बट ऑब्वियस है ना, अगर एनपीए डाउन होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। करेक्ट। और वही वही इस वजह से आपने देखा कि क्यों इंडियन ओवरसीज बैंक पिछले 5 साल में या 3 साल में आउट परफॉर्मेंस दिया, क्योंकि उनके एनपीए कम हुए। अब भी एनपीए कम क्यों हुए, वो दे जानना बहुत जरूरी कि इनिशियली इसमें, हाँ, इसमें सबसे बड़ा रोल जिसका आता है वो है आरबीआई का। वी हैव टू गिव फुल क्रेडिट टू आरबीआई, द वे देव कंट्रोल द एनपीएज एंड एवरीथिंग, फुल कंट्रोल देना चाहिए और क्रेडिट देना चाहिए, सॉरी। और बेसिकली आरबीआई ने जो रूल्स रेगुलेशन लाए, और आपने देखा होगा लास्ट नीरव मोदी का स्कैम हुआ था, ठीक है, उससे पहले ये माल्या जी का और सत्यम और वो सब तो ठीक है, माल्या और इनका जो हुआ नीरव मोदी, बाद में बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गए। और बाद में जिस तरह से उन्होंने कंट्रोल्स लाए, उसके नतीजा आप देख रहे हो कि किस तरह से एनपीएस कम हुए। काफ़ी सारे, एक तो आपका रेगुलेशन में चेंज आए, प्लस गवर्नमेंट ने भी है ना इन सब बैंक में कैपिटल इन्फ्यूज काफ़ी किया इन ऑर्डर टू, क्योंकि देखो इनके इतने बड़े एनपीए होते हैं, तो ये तो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, तो उनको कैपिटल तो देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी कैपिटल दिया, ओके, इन्फ्यूज किया कैपिटल। और फिर बाद में एक बहुत ही अच्छी जो चीज़ हुई 2018-19 के बाद, 2022-23, ऑफ कोर्स बीच में कोविड आया, लेकिन बाद में एक साइकिल चेंज हुई इंफ्रास्ट्रक्चर में, काफ़ी एसएमई में एक साइकिल चेंज हुई। और कहते हैं ना कि वहाँ जैसे साइकिल चेंज हुई तो आपके एनपीए कम होने लगे, और जैसे आपके एनपीए कम होने लगे तो आप देखो कि इस तरह का रिजल्ट है। तो एक साइकिल चेंज होने का भी बड़ा बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, एसएमई, पब्लिक सेक्टर, वहाँ जहाँ भी इन लोगों ने लोन दिए थे, वहाँ एक साइकिल चेंज हुई, और उसके वजह से भी उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ। ओके। और तो ये सब रीज़न के वजह से ने काफ़ी चेंजेस है। ऑफ कोर्स ऑपरेशनली भी इन लोगों ने काफ़ी सारे चेंजेस किए, जिसके वजह से उनको बेनिफिट मिला। तो ये सब के वजह से इनका आउट परफॉर्मेंस हुआ। इवन अगर हम लोग कासा और कुछ और मैट्रिक्स भी देखते हैं, तो समझते हैं कि भाई किस तरह से पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर बैंक ने परफॉर्म किया इस तरह। अगर हम लोग कासा रेशियो देखें, कासा क्या है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट हमेशा, अगर आप देखो तो प्राइवेट बैंक्स के ज़्यादा रही। अगर यहाँ देखो तो कोटक महिंद्रा बैंक के 60%, HDFC के बैंक के 48%, ठीक है। लेकिन अभी हम देखो तो कासा रेशियो काफ़ी नीचे जा रहे हैं, सबके 40s में जा रहे हैं। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि काफ़ी सारा पैसा अभी बेसिकली म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में भी जा रहा है, अल्टरनेट एसेट में जा रहा है, गोल्ड में जा रहा है, गोल्ड में भी बहुत बड़ी तेज़ी आई। तो उसके वजह से कासा रेशियो थोड़े नीचे आ रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है बैंक्स के लिए। अगर कासा रेशियो ज़्यादा होता है तो उनको क्या होता है, सस्ते में उनको पैसे मिलते हैं। इन यानी देखो, कोई बंदा आता है, डिपॉजिट देता है, उसको डिपॉजिट देने में आपको, आप कितना पे करोगे, या 5 या 6% पे करोगे, 5% मैक्सिमम आप पे करते हो। लेकिन जब आप लोन देते हो तो लोन कितने में देते हो, 9%, 9.5%। तो समझ लो 5% में दिया है और 9% में लोन दिया है, तो उनका डिफरेंस क्या होता है, वो होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। कासा जो है ना, करंट अकाउंट सिंह, वहां से जो फंड आता है ना वो सस्ता होता है, जबकि आप बाहर से पैसे लाते हो वो आता है महंगा। अब आरबीआई से लेते हो तो थोड़ा सस्ता होता है, लेकिन बाहर से जैसे आप पैसे लेने चालू करते हो क्रेडिट देने के लिए, तो वहाँ महंगा, तो आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हो जाता है। ठीक है। तो जैसे ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर हम लोग देखें ओवर द ईयर्स, तो अगर आप देखो यहाँ, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन अभी अराउंड सबके सबसे अच्छा कोटक महिंद्रा बैंक का है, ICICI, एक्सिस, HDFC, और बाद में आप देखो SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, कैनरा बैंक, इन सब का है। और क्यों इनका प्रॉफिटेबिलिटी कम होता है, क्योंकि इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफ़ी कम रहता है। अब आप बोलोगे यार नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम क्यों है, तो देखो, क्योंकि जो ये जो कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI हो या HDFC ना, वो जब भी बाहर से जब पैसा लाते हैं ना, उनको बहुत ही अच्छे लेवल पे इंटरेस्ट पे मिलता है, ना पीएसयू को इतने में नहीं मिलता। इसलिए इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफ़ी अच्छा रहता है, और उसके लिए उनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहती है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रेशियो हम लोग देखेंगे, वो है अगर हम लोग देखना चाहें तो ये कॉस्ट टू इनकम रेशियो, नहीं सॉरी, हम लोग ये देखेंगे, 1 मिनट 1 मिनट, यस, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। अब क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो क्या है,
कितना आपने क्रेडिट दिया है कंपेयर टू आपके पास डिपॉजिट कितना है। नॉर्मली 70-80 के आसपास होना चाहिए। लेकिन आप देखो ये जो प्राइवेट बैंक है उनके सबसे ज़्यादा है। गाइस होपफुली आप ये वीडियो लैपटॉप से देख रहे हो या कंप्यूटर से देख रहे हो, क्योंकि ये फिगर्स है ना, छोटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स है। तो अगर आप देखो, HDFC बैंक ने 99%, एक्सिस ने 92, ICICI बैंक ने 88, कोटक में 86, ये सभी ने ज़्यादा लोन दिए कंपेयर टू डिपॉजिट, जबकि PSU ने काफ़ी कम दिए। यानी PSU के पास स्कोप है आगे जाके लोन देने का। क्रेडिट टू डिपॉजिट यानी आपका डिपॉजिट कितना है उसके सामने आपने क्रेडिट कितना दिया है, उसका मीनिंग वही होता है। तो जैसे मैंने बोला कि प्राइवेट बैंक्स ने ज़्यादा दे कंपेयर टू PSU, तो PSU के पास स्कोप है कि आगे जाके वो ज़्यादा लोन दे सके। कॉस्ट टू इनकम रेशो यानी आपकी कॉस्ट कितनी है इनकम से सामने। अभी यहाँ आप देखो तो ये एक्चुअली कम होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। तो यहाँ देखो PNB का कॉस्ट टू इनकम रेशियो है 54%, IOB का है 48, SBI का है 48। ये क्यों ज़्यादा है इनका? क्योंकि पब्लिक सेक्टर है, सालों से एम्प्लॉय ज़्यादा है, तो वो धीरे धीरे कम है। जबकि जो प्राइवेट बैंक्स होती है वो काफ़ी रैशनलिज्म करती है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करती है। ऐसा नहीं है, पब्लिक सेक्टर बैंक में भी हो रहा है लेकिन धीरे धीरे हो रहा है, इसलिए उनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो हमेशा ज़्यादा रहता है। जब हम लोग बात करें स्लीपेजेस की, तो अगर हम लोग स्लीपेजेस की बात करें तो स्लीपेजेस अभी स्लोली एंड ग्रेजुअली सबका नीचे आ रहा है। ओके, तो वो बेसिकली आपने NPA देख लिया तो वो उससे ठीक है पता चल जाएगा। अब ये है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। अब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्यों देखना ज़रूरी है? कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इतना इसलिए देखना ज़रूरी है कि आप जो बाहर से पैसा ला रहे हो वो कौन से लेवल पे लाया। तो आप देखो, यहाँ कैनरा बैंक का 5.26 है, एक्सिस का 5.45, कोटक का 5 है। ओवरऑल सभी 5 के आसपास ही घूम रहे हैं, ज़्यादा कुछ इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ 5 के आसपास ही घूम रहे हैं। तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड की तो बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग बात करते हैं कुछ रेशियोज की बात करेंगे। ये क्यों रेशियोज हम लोग देखेंगे प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक सेक्टर का, अब जानना क्यों ज़रूरी है? देखो, ये इसलिए जानना जरूरी कि आपको उससे वैल्यूएशन से पता चलता है। जैसे हमने बोला कि भाई ये बैंक सभी बहुत सस्ती थी, PSU अभी क्या सस्ती है वो देखना जरूरी है। क्या आप PSU में इन्वेस्ट करना चाहिए नेक्स्ट 3 साल? अब 3 साल में तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया, नेक्स्ट 3 साल क्या रेप्लिका होगा? तो चलिए हम लोग बात करते हैं जैसे HDFC बैंक और वो सब की, तो ये सब प्राइवेट बैंक्स है। अब प्राइवेट बैंक्स में आपको जो होता है ना, करंट CNP डिवाइड बाय बुक वैल्यू, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो होता है किसी बैंक्स के लिए। तो ये देखिए ये कितना है, 2.7 ICICI, और सबसे महंगा स्टॉक है तो 3.47 ICICI बैंक है। कोटक महिंद्रा 2.7 अराउंड, एक्सिस बैंक 2 के 2 और 3 के बीच में है, ठीक है। अब ये इतने ही रहते थे एक्चुअली, ये तो पहले ज़्यादा थे, ये थोड़ा कम हुआ है। ओके, अभी उसके सामने हम लोग ये देख लेते हैं कि भाई इसमें कहाँ है, क्या है अपना PSU में कहाँ है। तो PSU में अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली 1.6, 1, PNB 1, IOB 3.35, बहुत बढ़िया है। कैनरा बैंक 0.94, ये सब बैंक्स है ना, पहले आपको 0.4, 0.5 बुक वैल्यू में मिल रही थी, जो ऑलरेडी 1 के ऊपर चली गई है। SBI तो 1.63 आ गया, यानी काफी हद तक जो चेंज आना था वो आ गया, इसलिए आपने स्टॉक प्राइस में इस तरह से देख रहे हो। करेक्ट। ऑफ कोर्स आप अगर आप लोग सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखोगे ओवर द इयर्स, तो यहाँ देखिए आप, सेल्स ग्रोथ अराउंड 16-10 है, प्रॉफिट ग्रोथ 44 3 साल का। और अगर आप देखोगे बैंक ऑफ बड़ौदा का 144। ये देखिए ये प्रॉफिट ग्रोथ क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वही जैसे हमने बोला ना, NPA में बहुत फर्क पड़ेगा। जबकि यहाँ अगर हम लोग देखेंगे HDFC बैंक में, इनका कंपेरेटिवली कम है। और ऊपर से क्या है कि ये ऑलरेडी अच्छे खासे, कहते हैं ना कि प्राइस टू बुक वैल्यू में खड़े हैं। तो वो चीज आपको देखना है। दूसरी एक बड़ी चीज देखनी होती है, वो है ROA, रिटर्न ऑन एसेट। अब रिटर्न ऑन एसेट ये होता है, ठीक है। अब ROE ROC का है लेकिन उतना फर्क नहीं पता। ROA इसलिए होता है क्योंकि ये बैंक्स हैं, ये लोग लोन ज्यादा देते हैं, इसलिए रिटर्न ऑन एसेट जानना बहुत जरूरी है। तो ROA एनीथिंग अबाउट 1.9 और 2 और 1.8 के आगे है ना, तो बहुत अच्छा है, ब्रिलियंट।
तो HDFC बैंक का 2.7 है, सॉरी सॉरी, ये HDFC बैंक का 1.9 है, ICICI का 2 है, कोटक का 2.62 है, एक्सिस का 1.85 है। तो इन सब का अगर आप देखोगे ना, तो बहुत ही अच्छा RO है। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा PSU में कितना है रिटर्न ऑन एसेट। ओके। तो आप देखो ये सबका 1.1, 1.9, 0.59, 0.8, 1.06, काफ़ी लो है कंपेयर टू PS, सॉरी, प्राइवेट बैंक्स। तो रिटर्न ऑन एसेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर आपको दो मैट्रिक्स देखने होते हैं ना, या तीन चलो पकड़ लो, तो आपको NPS देखने हैं, ROA देखना है, और करंट मार्केट डिवाइड बाय बुक वैल्यू, यानी प्राइस टू बुक वैल्यू आपको देखना है। तो ROA देखो इनका बहुत ही कम है, यानी अभी भी वो लोग उस लेवल पे रिटर्न नहीं बना रहे जिस लेवल पे ये प्राइवेट बैंक्स बना रही है। ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। जब हम लोग देखते हैं कि भाई 52 वीक से हाई कितना है, तो ये सभी 17, 23, 30%, ये सब भागे भी बहुत है, अभी थोड़ा काफ़ी हद तक नीचे भी आ गए 41%। जबकि हम लोग प्राइवेट बैंक्स की बात करें, तो प्राइवेट बैंक्स इतने भी गिरे नहीं है। HDFC 11 है, ऐसे ऐसे 8, 9, लेकिन ये इतने भागे भी नहीं थे। ओके। एक्सिस बैंक 21%। ठीक है। तो आप ये सब देख के आपको पता क्या चला, ये सब देख के आपको यही पता चल रहा है कि ओवरऑल जिस तरह का रिटर्न PSU बनाया, प्राइवेट नहीं बनाया, क्योंकि बहुत चेंजेस थे। क्योंकि यहाँ से भी अगर आप देखो 5 इयर्स रिटर्न क्या है, HDFC का सिर्फ 5.39 है। ठीक है। इवन ICICI का 18 है, CAGR इसका 1 है, कोटक और एक्सिस का 7 है। इवन यस बैंक का माइनस, इवन इंडसइंड का माइनस, तो कोई रिटर्न ही नहीं दिया प्राइवेट बैंक ने। ओके। और यहाँ अगर हम देखो ना, तो आपको देखो 5 इयर्स रिटर्न कंपेरेटिवली काफ़ी अच्छा है, जो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अभी यहाँ से क्या, अभी यहाँ से क्या सेम टाइप ऑफ, जिस तरह से PSU ने रिटर्न आगे दिए थे, क्या उसी तरह से PSU रिटर्न दे पाएगी? अब यहाँ अभी कैवेट ये आ जाता है कि जैसे मैंने NPA बताया, NPA, ये सभी NPA अपने ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच गए हैं। PSU के भी 0.5, 0.9 होता है, यहाँ से कितना कम होगा? यानी और प्राइस टू बुक वैल्यू भी बढ़ गया है। यानी जो एफिशिएंसी आनी थी वो आ चुकी है ऑलरेडी। अब यहाँ से ये देखना है कि यहाँ से कौन सी बैंकिंग ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। तो उसमें शायद प्राइवेट बैंक के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनका जिस तरह से वो लोग लोन बुक मेंटेन करते हैं, जिस तरह से क्रेडिट कॉस्ट मेंटेन करते हैं, वहाँ स्कोप इन सब बैंक्स का ज़्यादा हो जाता है। अब आप बोलोगे तो लार्ज कैप लेना है या मिड कैप लेना है? देखो मैंने तो अभी लार्ज कैप की बात की है, लेकिन शायद मिड कैप ज़्यादा भागे। लार्ज कैप में HDFC बैंक अब इतने बड़े हाथी हो गए, कोटक बैंक। होने से मैं तो काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, 2-3 साल के, आई एम नॉट बुलिश ऑन HDFC एंड कोटक बैंक। बाकी सब बैंक्स मुझे तो भी ठीक लग रही है, क्योंकि इतने बड़े हाथी हो गए, और HDFC बैंक तो ऑलमोस्ट 10% ऑफ द टोटल लोन बुक है। ओके। और PSU में भी क्या है कि चलो अभी अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया, ये PNB हो या IOB हो या कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, लेकिन आगे जाके क्या क्या इस तरह का परफॉर्मेंस दे पाएंगे, तो यहाँ एक डाउट आ जाता है। और यहाँ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइवेट बैंक में डू मच बेटर देन पब्लिक सेक्टर बैंक, द वे PSU ने आउट परफॉर्म किया पिछले 3 साल में, नेक्स्ट 3 साल में मुझे लग रहा है कि प्राइवेट बैंक आउट परफॉर्म करेंगे कंपेयर टू PSU। अब ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की हम लोग बात करें, तो किस तरह से ग्रोथ आ सकता है? क्या 18-20% ग्रोथ आ सकता है? हाँ, आ सकता है। जैसे अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आता है, तो नेक्स्ट 1-2 साल में वी कैन सी द क्रेडिट मूवमेंट ऑल्सो। अभी जो GDP का डेटा तो बहुत खराब आ रहा है, 6.4 आ रहा है। अब वो GDP के डेटा के वजह से भी ना काफ़ी हलचल मच गई है कि भाई इतना कम क्यों आ रहा है। और GDP थोड़ा स्लो डाउन होता है, तो बैंक्स को भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन जैसे GDP ऊपर जाएगा, मे बी हम लोग वापस 7, 7.5 पे जाएंगे, तो ये बैंक्स की भी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। ओवरऑल आई एम बुलिश, बुलिश तो नहीं पर, लेकिन हाँ आई एम ओवरऑल, कहते हैं ना कि ऑप्टिमिज्म हूँ बैंक्स के लिए। एक जो बड़ा फैक्टर जो रहेगा बैंक्स के लिए नेगेटिव, वो होगा कासा रेशियो। क्या कासा रेशियो यहाँ से किस तरह से कम होगा क्या?
क्योंकि कासा रेशियो नीचे ही जा रहा है, करंट अकाउंट सिंक डाउन, तो उनका चीप मनी जो रॉ मटेरियल होता है ना, जो जहाँ से उनको सस्ते में मिल रहा है वो चला जाएगा। अगर वो नीचे जा रहा है तो एक प्रॉब्लम, लेकिन ये जाएगा नीचे। देखो यूएसए देख लो, यूरोप देखो, जहाँ जैसे जैसे लोग मार्केट की तरफ घूमते हैं, डिपॉजिट में तो बहुत कम रखते हैं। और इवन अगर आप लोग जापान के उन सब की बात करो तो वहाँ तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है। करेक्ट। तो जब ऐसी सब सिचुएशन होती है ना, तो कासा रेशियो नीचे जाता ही जाता है। अब इसको बैंक्स कैसे टैकल करेगी वो जानना ज़रूरी है। इसलिए more than a large cap, maybe mid cap small cap may do much better compared लार्ज कैप में भी कुछ बैंक है जो हमने ऑलरेडी गाइस, आप लोगों में से काफ़ी हमारे मेंबर है तो हमने प्रॉफिट मल्टीप्लायर सर्विस में दिया हुआ है। कौन सी बैंक से, अगर आपने वो अभी देखा नहीं तो गाइस कमेंट बॉक्स में डाल लिंक दी गई, डू गो एंड चेक इट आउट। बहुत ही इंटरेस्टिंग हम लोग पूरा थीम बेस्ड हम लोग रिकमेंडेशन है जो बहुत ही यूजफुल रहता है मेंबर्स के लिए। तो यहाँ से बैंक्स परफॉर्म करेगी, लेकिन एवरेज परफॉर्म, ऐसा नहीं होगा कि बड़ा आउट परफॉर्म्स करेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन बैंक्स आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, क्योंकि ये एक सेक्युलर ट्रेंड है जो हमेशा रहेगा, आगे जाके भी रहेगा। और इकोनॉमी यहाँ जाए या वहाँ जाए, बैंक्स तो परफॉर्म करेगी। बस वही है कि जैसे मैंने कहा सा रेशो का एक पॉइंट देखना है। एनपीएस जो आरबीआई का अभी जो रिसेंट सर्वे आया था, 2.8 से 2.5 आ जाएगा 2025 में, जिससे पता चला कि एनपीए और नीचे आएगा। लेकिन बाद में 2027 से बोल रहे हैं कि थोड़ा एनपीए बढ़ना चालू करें, हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, आप जीरो तो नहीं कर सकते ना एनपीए को। 0.3, 0.4, 0.5, उससे कम क्या हो सकता है? जीरो तो होगा नहीं। तो वापिस एक साइकिल टर्न होगी, लेकिन वो बोले 2027 और बाद में। तो तब तक तो ठीक लग रहा है। और लेट्स सी किस तरह से डिपॉजिट आती है एंड ऑल दैट, उससे भी काफ़ी पता चलेगा। चलिए, तो ये था बैंकिंग सेक्टर के लिए गाइस। होप आपको ये बैंकिंग सेक्टर की एनालिसिस अच्छी लगी होगी, थोड़ा आपको पता चलेगा। आपका एनालिसिस आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं नीचे। एंड आपके कोई भी क्वेश्चन है प्लीज डालिए, अभी हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर राउंड चालू कर रहे हैं। ठीक है। और चलिए, एंड एज आई टोल्ड यू, डू लाइक एंड शेयर इट टू एवरीवन। सो लेट मी टेक सम ऑफ द क्वेश्चंस गाइस जो पेंडिंग है। ओके, 1 मिनट। सो टॉकिंग अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, कौन सा है क्वेश्चन? या सो सॉरी, अभिजीत मित्रा 6960, सर टीटागढ़ पर क्या करे? 1400 पे लिया, एवरेज कहाँ से कर है सर टीटागढ़? 1 मिनट, अभी मैंने एक रेलवे पे वीडियो बनाया था, टीटागढ़ रेलवे सिस्टम। ठीक है, 1400 पे लिया है, अभी तो 1000 आ गया, काफ़ी नीचे आ गया। आज भी नीचे, कल भी नीचे था 4% से ज़्यादा। ओके, सो ओवरऑल गाइस देखो, ये ऑलमोस्ट 45% से गिरा है। बहुत गिरा है यार, बहुत गिर गया। एंड अगर आप इसका पी रेशियो देखो तो 46 आ गया है। काफ़ी नीचे आ रहा है धीरे धीरे। मेरे हिसाब से स्टॉक अच्छा है, देखो ये स्टॉक में कोई बुराई नहीं है, इसने रिजल्ट भी अच्छा दिया और रेलवे एक सेक्युलर ट्रेंड है। तो टीटागढ़ रेलवे या ले लो, या जुपिटर वैगन ले लो, या टेक्स मैको ले लो, आई एम समहाउ पॉजिटिव ऑन दिस पार्ट। ओके, हाँ, अभी अभी कहते हैं ना कि मार्केट बहुत ही नीचे चल रहा है, और नो ये सब काफ़ी काफ़ी नो नीचे आ गए। लेकिन अगर मैं देखूँ तो इनका रिजल्ट जो देखूँ, 3 साल का जो भी प्रॉफिट है तो बहुत अच्छा, 33% सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ 180% से ग्रोथ हुआ है। ओवरऑल अगर सभी रेशियो भी देखूँ तो मुझे तो यहाँ इतना प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। एट एट लोअर लेवल्स आई थिंक आप एवरेज कर सकते हो मेरे हिसाब से, क्योंकि एक लेवल पे ये रुकेगा, एक लेवल पे रुकेगा और स्टॉक अच्छा है। तो नाउ यू कैन थिंक अबाउट एवरेजिंग ऑल्सो, नॉट अ प्रॉब्लम। अभिजीत मित्रा, आप क्लोज आई रखो, थोड़ा और नीचे आता है तो यू कैन आई एम पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक। Swapnil Lee Patel, I have recently added 50 quantity of Varun Beverages in my portfolio. I am planning to more. What is the view for holding? Varun Beverages अच्छा स्टॉक है, ये एक ही एक है। सॉरी गाइस, ये एक ऐसा एफएमसीजी स्टॉक है जिसने
बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है अभी कुछ टाइम पे, और ये करता रहेगा ओवरऑल, मुझे ऐसा लग रहा है। एक अच्छा मोट है, एंड वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट कंपाउंडर इफ यू टॉक अबाउट इन एफएमसीजी सेक्टर। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा हो गया है, 2 लाख का मार्केट कैप हो गया है इसका, लेकिन इसका मोड भी अच्छा है। तो यस, आई थिंक यू कैन स्टे इन्वेस्ट इन द स्टॉक। मैं ज़्यादा डिटेल में ये नहीं जाऊँगा, लेकिन मुझे ये ठीक ठाक लग रहा है। ये स्टॉक में ऐसा है कि आपको, आई थिंक आप बने रह सकते हो। स्वप्निल जी। शिवम सर, सीजी पावर बाय कर सकते हैं क्या? सीजी पावर बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ऑफ कोर्स ये भी काफ़ी नीचे आ गया है अभी, लेकिन क्या है कि ये स्टॉक इतना भाग चुका है ऑलरेडी, तो अभी भी क्या पता और भी नीचे आए। तो मेरे हिसाब से ना थोड़ा वेट कर लो। अभी भी 112 का पी है। ऑफ कोर्स इसका रिजल्ट सब सही है, लेकिन वैल्यूएशन बहुत हाई है, बहुत हाई है। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी ने जबरदस्त रिकवरी की है। वो कहते हैं ना, वन ऑफ द बेस्ट कमबैक स्टॉक है इन लास्ट 2 to 3 years। नो डाउट अबाउट इट। अगर मैंने ये ऑलरेडी एनालिसिस किया है तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँ, लेकिन मुझे ये स्टॉक ठीक लग रहा है। लेकिन वही है कि वैल्यूएशन इतना ज़्यादा है और प्रॉफिटेबिलिटी उस लेवल पे बढ़ नहीं रही, तो यू नेवर नो, इट मे कम डाउन मोर। सो मेरे हिसाब से आई थिंक यू शुड वेट, देन ऑल्सो थिंक ऑफ बाइंग। चलिए, फिर दूसरा क्वेश्चन है कि सागर गोड़े 8838 सर, राइट्स 5000 शायद 300 पे लेके पर लिया है आपने, ओ बहुत ऊपर लिया हुआ है राइट्स तो आपने। ये भी रेलवे का स्टॉक है। ओके। एंड ओवरऑल बहुत ही नीचे आ गया है ये स्टॉक ना, ऑलमोस्ट 35% से डाउन है। एंड ठीक ठीक रिटर्न दिया था ओवरऑल इसने, लेकिन इसका प्रॉब्लम मुझे, जो मैंने उस टाइम पे भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, इसका प्रॉफिट ग्रोथ ही नहीं है। और आपने कौन से 300 पे लिया था और अभी क्या चल रहा है 267? मुझे तो डिफिकल्ट लग रहा है ये इतनी जल्दी कम बैक करेगा, इसलिए किसका है सागर जी, आपको हमेशा यार देख के करना है कि कौन सा स्टॉक ले रहे हो, प्रॉपर वैल्यूएशन देख लो, और नो कैसा परफॉर्म किया है कुछ टाइम पे, कुछ मंथ्स में, तभी आप लो। क्योंकि अदरवाइज ना आप फंस जाओगे, मुझे ये टाइम लगेगा ऐसा लग रहा है। आई एम नॉट टू मच बुलिश ऑन दिस स्टॉक। ओके सागर जी। स्वप्निल, एस जी मार्ट बाई स्टील्स ऑन द मैन्युफैक्चरिंग बल्क इन चिपर एंड सेल बिजनेस रिक्वेस्ट। ओके, या स्वप्निल, वो मैंने बाद में मैंने देख लिया था वो। मैंने वो, मुझे मुझे लगा कि वो है, और मैंने फिर देखा कि अंदर जाके तब मुझे पता चल गया था। थैंक्स, थैंक्स फॉर द क्लैरिफिकेशन। ओके, चले गाइस, सो थैंक यू वेरी मच, एंड आई टेक अनदर क्वेश्चंस आफ्टरवर्ड्स। एंड चले मिलते हैं नेक्स्ट संडे को, अपने मिलते हैं, और एक वीडियो के साथ आएंगे। एंड डू लाइक इट, शेयर इट टू एवरीवन गाइस। एंड आप, अगर आप चाहते हो, संडे 11 बजे हमारा मास्टर क्लास है गाइस, आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा। उसमें आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा, कैसे स्टॉक सिलेक्शन होता है वो सब भी आपको पता चलेगा। उसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। डू डू शेयर, कम एंड चेक इट आउट। ओके, चले तो सी यू देन, बाय बाय।